हाय एवरीवन एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रीलिम्स पॉइंट का रिवीजन है। आपको उस एग्ज़ाम के लिए इसका यहाँ पे रिवीजन करना है और यहाँ हम कोई डिटेल स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि फॉर दैट रीज़न ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा। इट इज़ जस्ट फॉर योर क्विक रिवीजन, ताकि आप लास्ट मोमेंट में इसे देख के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपका मिस हो जाए तो आप इसको देख के कवर अप कर सकें। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम, देखिए यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। पहले हम इस वीडियो में हमारा अप्रोच रहेगा पार्ट वाइज चलना, यानी टोटल इसमें आपके 4 पार्ट हैं। 4 पार्ट इन सेंस कि इसमें एक और पार्ट बीच में ऐड हुआ है 1A। अगर ऐसे काउंटिंग वाइज देखें तो 5 है, ठीक है। पार्ट 1, 2, 1, 1A एंड 2, 3, 4। बट लाइक आपको इतना याद रखना है कि अगर क्वेश्चन प्री में पूछे कि टोटल कितने पार्ट है तो आपको 4 पार्ट बताना है, क्योंकि 1A जो है वो 1 का ही हिस्सा माना जाएगा, ठीक है। तो टोटल 4 पार्ट है और 1A के लिए मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बना रखा है क्योंकि 1A इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 2019 अमेंडमेंट से आया है, तो उसको यहाँ पे डील नहीं किया जाएगा। वो उसके लिए वो छोटा सा ही वीडियो है, आप चाहे तो उसको आप चाहे तो उसको देख सकते हैं, वो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, पहले हम समझते हैं इस एक्ट का। देखिए यहाँ पे जो स्क्रीन पे आपके बेयर एक्ट मेंशन हो रहा है, दैट इज़ नॉट द अमेंडेड वन, क्योंकि ऑनलाइन जिस कहीं पे भी 2019 के साथ नहीं मिल रहा है आपको। स्पेसिफिकली अलग 2019 का गवर्नमेंट का वो जो ऑफिशियल गज़ेट में मिल रहा है, बट सारा बेयर एक्ट ऐसे अमेंडेड नहीं मिल रहा है। तो ये 2015 तक का अमेंडेड है। इसमें जहाँ भी 19 वाला पोर्शन होगा, आई जस्ट मेंशन दैट, और आप उसको अपने बेयर एक्ट में नोट डाउन कर लीजिएगा। एंड आई होप कि आपके पास 19 के जो अमेंडमेंट है उसके साथ वाला बेयर एक्ट आपने लिया हो। इनकेस अगर आपके पास नहीं है तो आई जस्ट सजेस्ट यू कि आप ले लें, क्योंकि 2019 में काफ़ी मेजर अमेंडमेंट हुए हैं, बीच बीच में बहुत सारे क्लॉजेज ऐड किए गए हैं, ठीक है। ओके, सो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस क्या है? हर एक कानून को लाने के पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होते हैं। आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट का एक मेन रीज़न लाने का ये था कि ऑब्वियस सी बात है, हमारे यहाँ इतने ढेर सारे केसेस हैं, पेंडिंग इतने ज़्यादा हैं कि कोर्ट के ऊपर एक बहुत बर्डन हो जाता है। तो कभी कभी अगर छोटे मोटे मैटर्स हैं या कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स भी हैं, तो फॉर दैट रीज़न ऐसा हो सकता है कि कोर्ट के बाहरी मैटर उसको सॉर्ट आउट किया जा सके। तो इसलिए आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग या कंसलेशन के थ्रू अगर आपका मैटर सॉर्ट आउट हो सकता है, तो इससे क्या होगा, पार्टीज़ को भी जल्दी जो है डिसीजन मिल जाएगा, उनको जल्दी जस्टिस मिल जाएगा, और ऐसे कोर्ट का भी बर्डन कम होगा। तो इस लॉ को लाने का बेसिक ऑब्जेक्ट, अगर आप इसका प्रियम्बल देखें तो कंसोलिडेट एंड अमेंड। कंसोलिडेट यानी कि यहाँ पे जो भी है ये स्कैटर्ड नहीं है। आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट को ये एक एग्जॉस्टिव एक्ट है और इसका बेसिक ऑब्जेक्ट है अमेंड करना जो भी लॉ आपके रिलेटेड है। डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन हो सकता है, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन हो सकता है, इन्फोर्समेंट कराना, अगर किसी फॉरेन आर्बिट्रल अवार्ड को इन्फोर्स भी कराना है, या फिर कंसलेशन से रिलेटेड कोई लॉ है, तो यहाँ पे आपका आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन एक्ट 1996 के थ्रू हम गवर्न होंगे। 1996 का जो आपका इन्फोर्समेंट डेट वो आपको याद रखना है, 22 अगस्त 1996। ओके, तो द एक्ट नाउ एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया, बट ऑब्वियस है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के बाद ये एक्ट पूरी तरीके से पूरे भारत पर एप्लीकेबल होगा। और 1996 एक्ट की जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 22 अगस्त 1996, ठीक है। अब हम आते हैं पार्ट 1 जो डील करता है आर्बिट्रेशन से। इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, हम पार्ट वाइज चलेंगे और जो इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम उसको कवर अप करेंगे। डेफिनेशन क्लॉज में अगर हम आ जाएं तो देखिए सेक्शन 2, कई आप अगर देखिए, ये आपको पता होना चाहिए, कभी कभी पूछता है कि डेफिनेशन क्लॉज कौन से सेक्शन में। तो अगर आप टीपीए देखें तो सेक्शन 3 है, इंडियन एविडेंस एक्ट में भी 3 है, ठीक है। सीपीसी में सेक्शन 2 है, सीआरपीसी में भी सेक्शन 2 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2, 3, 4 कौन से सेक्शन में डेफिनेशन क्लॉज दे रखे हैं। तो यहाँ पे भी आपका सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 में डेफिनेशंस दे रखी हैं। ओके, एक एक करके हम देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन का यहाँ पे सिंपल आपको मतलब ऐसा करना है कि भाई ऐसा आर्बिट्रेशन जो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो किसी परमानेंट आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन द्वारा ही एडमिनिस्टर किया गया हो, ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी। It means any arbitration whether or not administered by the permanent arbitral institution,
2(1)(b) देखते हैं, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, सिंपल सी बात बोलता है कि भाई सेक्शन 7 में जाके देखो, वो हम अभी जाके देखेंगे। उसके बाद आपकी 2C है आर्बिट्रल अवार्ड। आर्बिट्रल अवार्ड का क्या मतलब होता है? इट इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। इट इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड, ये आपको याद रखना, पहले पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ सकता है कि आर्बिट्रल अवार्ड इंक्लूड्स व्हाट, डैश 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 एंड डैश। आपको सही आंसर पता होना चाहिए कि दैट इंक्लूड्स इंटरिम अवार्ड। सेक्शन 2(1)(c)(a), ये इसमें मेंशन नहीं है, आप अपनी बैराक में देखेंगे तो उसमें होगा, 2019 से आया है, आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन। 2(1)(c)(a) कहता है कि इट मीन्स आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अंडर दिस एक्ट। ओके, 2019 अमेंडमेंट से ऐड हुआ है जो कहता है कि ऐसा आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जिसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने डेजिग्नेट किया हो। फिर हम आते हैं, फिर है आपका आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। सोल आर्बिट्रेटर हो सकते हैं या पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल इंक्लूड्स सोल आर्बिट्रेटर या पैनल ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। कोर्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 2(1)(e) में डिफाइन है, इसको आपको दो पार्ट में डिवाइड करना होगा। पहला, ऐसा मैटर जो इंक्लूड नहीं करता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, एंड द सेकेंड मैटर इज जो इंक्लूड करता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। जहाँ बात होती है कि मैटर इंक्लूड नहीं करता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को, वहाँ कोर्ट में आते हैं प्रिंसिपल सिविल कोर्ट या उस एरिया का, मतलब उस स्टेट का हाई कोर्ट। ठीक है, उस स्टेट का हाई कोर्ट या वहाँ का प्रिंसिपल सिविल कोर्ट, but it does not include any court inferior to that principal civil court या किसी भी कोर्ट ऑफ स्मॉल कॉज को नहीं इंक्लूड करता है। बट जहाँ बात आती है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन की, तो इन दैट केस इट इंक्लूड्स ओनली हाई कोर्ट। ओके, सेक्शन 2(1)(f) देखते हैं हम। 2(1)(f) इंक्लूड करता है इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन को, बताता है कि ये क्या होता है। इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का मतलब है कि जब दो पार्टीज़ के बीच में कोई लीगल रिलेशनशिप होता है और कोई डिस्प्यूट अरोज होता है, वेदर इट इज़ इन कॉन्ट्रैक्चुअल फॉर्म और नॉट, और उस केस में जिन पार्टी के बीच में लीगल रिलेशनशिप अरोज हुआ है, अगर वन ऑफ द पार्टी इज़ नॉट द रेजिडेंट ऑफ इंडिया, या वो हैबिचुअली रिजाइड करती है किसी अदर कंट्री में, या कोई बॉडी कॉरपोरेट है जो इनकॉर्पोरेट है किसी बाहर की कंट्री में, या कोई एसोसिएशन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जिसका सेंट्रल मैनेजमेंट कंट्रोल होता है बाहर की कंट्री में, या कोई गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री। ओके, तो ये आपका आता है किसमें? इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन में। सेक्शन 2(1)(g) आप याद रख सकते हैं, पूछ सकता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ डिफाइन है, तो इन दैट केस आपको ये पता होना चाहिए कि 2(1)(g) में डिफाइन है लीगल रिप्रेजेंटेटिव। स्कोप ऑफ द पार्ट को अगर हम देखें तो सेक्शन 2 के हिसाब से पार्ट 1 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ पे प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है। पार्ट 1 वहाँ अप्लाई होता है जहाँ प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन इंडिया है, बट इसका एक्सेप्शन लेट डाउन है सेक्शन 9, 27 एंड 37 में। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी चैप्टर नंबर 1। अब हम चैप्टर नंबर 2 देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7, जो आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की बात करता है। आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का मतलब ये होता है जब पार्टीज़ क्या करती हैं, उनके बीच में एक अग्रीमेंट होता है कि अगर उनके बीच में जो डिस्प्यूट अराइज हो रहा है या इन फ्यूचर अराइज करेगा, तो उसको वो क्या करेंगी, आर्बिट्रेशन को रिफ़र करेंगी। ये आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट हो सकता है उनके वहाँ पे उसी अग्रीमेंट में एक आर्बिट्रेशन क्लॉज की तरह मौजूद हो, या वो एक अलग आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट भी बना सकती हैं। ठीक है, अगर आप फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट देखें तो इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ आर्बिट्रेशन क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट और इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट अग्रीमेंट। ज़रूरी ये है कि वो राइटिंग में हो, इट शैल बी इन राइटिंग। ठीक है, दिस इज़ मैंडेटरी कि वो राइटिंग में ही हो। अब अगर आप सेक्शन नंबर 8 देखें तो सेक्शन नंबर 8 बात करता है कि ये कोर्ट को एक पावर देता है कि वो रेफ़र कर सकती है पार्टीज़ को आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, मतलब आर्बिट्रेशन के लिए रेफ़र कर सकती है, बट ये ज़रूरी है कि प्राइमा फेसाई दिखना चाहिए कि उनके बीच अग्रीमेंट हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो पहले उन्होंने अग्रीमेंट नहीं बनाया, फिर कोर्ट के बीच में मैटर कर दिया और बाद में डिसाइड करते हैं कि नहीं अब हम अग्रीमेंट करते हैं कि हम पार्टीज़ को
मतलब पार्टी कहती है कि अब हम आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग करेंगे, ऐसा नहीं, उनके बीच में पहले से एक आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट होना चाहिए। फिर जब वो कोर्ट में बात ले जाती हैं, कोर्ट को लगता है प्रमा फेसाई कि हाँ सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तो इन दैट केस वो रेफ़र कर सकते हैं आर्बिट्रेशन के लिए। ठीक है, सेक्शन 9 बात करता है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात करता है इंटरिम मेजर्स की। ठीक है, ये कोर्ट देता है। ओके, यहाँ पे आप चाहो तो टिक लगा सकते हो। सेक्शन नंबर 17, सेक्शन नंबर 17 बात करता है इंटरिम मेजर्स बाय द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, और सेक्शन नंबर 9 बात करता है इंटरिम मेजर्स बाय द कोर्ट। ओके, अब क्या होता है इंटरिम मेजर्स, जब आप कोर्ट के बीच में कोई ऐसी रेमेडी मांगते हैं, उससे रिलेटेड होता है। ज़रूरी ये है कि आपको आप ये मेजर्स कब कोर्ट से मांगेंगे, आपको इसके लिए एप्लीकेशन डालनी होगी। आर्बिट्रेशन या तो आप आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के शुरू होने से पहले डाल रहे हैं, या ड्यूरिंग द पेंडेंसी डाल रहे हैं, या इन द लास्ट केस हो सकता है कि आर्बिट्रल अवार्ड अनाउंस भी कर दिया गया है बट उसके एनफोर्स होने से पहले पहले। ठीक है, तो 3 स्टेजेस है जब आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं इंटरिम मेजर्स के लिए। पहला है आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के शुरू होने से पहले, दूसरा है या तो आप पेंडेंसी के दौरान, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग चल रही है उस पेंडेंसी के दौरान डालते हैं। लास्ट इज की हो सकता है कि कोर्ट यहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड सुना दिया गया हो बट अभी वो एनफोर्स नहीं हुआ है, तो इन दैट केस यू कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर द इंटरिम मेजर्स। ठीक है, व्हाट इज़ द पर्पज़ ये है कि हो सकता है कभी कभी आपको अपॉइंटमेंट ऑफ गार्डियन चाहिए, कोई इंटरिम मेजर्स चाहिए, जैसे कि प्रिवेंशन करना हो किसी प्रॉपर्टी सब्जेक्ट मैटर का। ठीक है, कोई आपको अमाउंट सिक्योर करवाना है, कुछ डिटेंशन है, प्रिजर्वेशन है, कुछ प्रॉपर्टी की इंस्पेक्शन है, तो इन दैट केस मान लीजिए अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर चाहिए, तो इस चीज़ों के लिए आप इंटरिम मेजर्स के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जो यहाँ पे टाइम लिमिट है कि अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के पहले आप ये एप्लीकेशन डालते हैं, ठीक है, अगर आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हुई है उसके पहले आपने एप्लीकेशन डाला किसके लिए, इंटरिम मेजर्स के लिए, और कोर्ट ने ग्रांट कर दिया, तो यहाँ ज़रूरी है कि जब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू हो, ठीक है, तो जिस दिन आपको इंटरिम मेजर दिया गया है उसके विदिन 19 डेज, ठीक है, विदिन 90 डेज जो आपकी प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट हो जानी चाहिए। इंटरिम मेजर्स के ग्रांट होने के विदिन 90 डेज आपकी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग शुरू होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। आई विल जस्ट रीड दिस फॉर यू, एक सेकेंड। ओके, सो ये क्लॉज है, where before the commencement of the arbitral proceeding a court passes an order for interim measure of protection, the arbitral proceeding shall be commenced within a period of 90 days from the date of such order or within such further time as the court may determine। ठीक है, कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर तो हमेशा ही रहेगी। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3, दैट इज कंपोजिशन ऑफ द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। सेक्शन 10 बात करता है नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर्स। एक जनरल रूल दे रखा है कि पार्टीज फ्री हैं डिटरमाइन करने के लिए जितने नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स आपको रखने हैं भाई आप रखिए, बट द कंडीशन इज़ कि वो इवन नंबर में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इवन नंबर में क्या है, हो सकता है कभी इक्वल वो हो गया तो फिर इवन में आपका हो सकता है मान लीजिए 4 लिया है आपने तो 2 2 से इक्वल हो गया, 6 लिया है 3 3 से इक्वल हो गया, तो इन दैट केस आपको जितने नंबर्स के आर्बिट्रेटर्स रखने हैं आप रखिए, बट दैट शुड नॉट बी एन इवन, इट शुड ऑलवेज बी ऑड। ठीक है, वो हमेशा ऑड नंबर होना चाहिए। और इस इन केस अगर मान लीजिए पार्टी फेल्स, इफ़ द पार्टी फेल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर, तो वहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या करेगी, सोल आर्बिट्रेटर्स करेगी। ठीक है, सोल आर्बिट्रेटर होगा जो हमने देखा था 2(1)D में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। ठीक है, वहाँ पे या तो सोल था या तो पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स था। फिर अगर अब हम सेक्शन 10 में आई होप आपको बस इतना ही है कि पार्टीज़ के ऊपर छोड़ा गया है कि आपको जितने नंबर्स ऑफ आर्बिट्रेटर्स चाहिए आप लेके आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट दे शुड नॉट बी इवन, उनका नंबर इवन नहीं होना चाहिए, वो ऑड होना चाहिए। और इन केस अगर पार्टी फेल्स, इफ़ द पार्टी फेल्स टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ द आर्बिट्रेटर, देन द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल कंसिस्ट ऑफ द सोल आर्बिट्रेटर 2(1)D। ठीक है, जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की बात करता है। सेक्शन 11, इसमें न्यूमरस अमेंडमेंट हुए हैं 2019 के बाद। ठीक है, 2019 अमेंडमेंट से, तो ये आपको यहाँ पे ये अमेंडेड वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे भी बीच में आपको
ज़रूरत होगी। मेरे पास जो अभी प्रेजेंट बेयर एक्ट जहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ वो 2019 वाला है, वहाँ से मैं आपको दे के बता रही हूँ। जहाँ जहाँ भी यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी आई विल मेंशन दैट, और आप अपनी बेयर एक्ट में उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ जो जनरल रूल है जो आपको यहाँ दिख जाएगा कि भाई किसी भी नेशनैलिटी का हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है। दूसरी ये चीज़ है कि जो प्रोसीजर होगी, पार्टीज़ पहले तो अग्री करेगी कि भाई आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, और अगर आप कोई भी आपके बीच अग्रीमेंट नहीं हो पाता है प्रोसीजर को लेके फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटिंग आर्बिट्रेटर्स, देन इन दैट केस 3 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होंगे। वो 3 आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट होंगे? एक पार्टी अपॉइंट करेगी, एक दूसरी पार्टी करेगी, और वो दोनों आर्बिट्रेटर्स मिलके तीसरा आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे जो प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर होगा। ओके, सो इफ देयर इज नो अग्रीमेंट ऑन द प्रोसीजर रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर, तो उस केस में दोनों पार्टीज एक एक करती है और वो दो मिलके एक और आर्बिट्रेटर अपॉइंट करते हैं जिन्हें कहते हैं प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर्स, ठीक है। उसके बाद आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन आता है जो आपको स्क्रीन पे जो बेयर एक्ट है उसमें नहीं मिलेगा। अगर आपके पास 2019 वाला है तो आप उसमें देखिएगा। आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है 2019 से आया है, ठीक है। 11(3)(a) ये आपको याद रखना हो सकता है ऑप्शन में दे दो, पूछ ले विच वन हैज़ बीन एडेड बाय दी 2019 अमेंडमेंट, तो आपको याद रखना चाहिए कि इट इज़, तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेट करने की बात है जो हमने CA2CA में भी देखा था, वो पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। अभी हम देखते हैं कैसे होगा। जब कोई भी मैटर होगा अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन, तो इन दैट केस वो पावर हाई कोर्ट को दी गई है, और जब मैटर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का होगा तो वहाँ पे ये पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है कि वो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो डेजिग्नेट करेंगे, ठीक है। अब अगर आप 11 क्लॉज 4 देखें, ये आपका इसी वाले में है, इसमें अमेंडमेंट नहीं हुआ है। सेक्शन 11 क्लॉज 4 बताता है कि अगर पार्टीज फेल कर जाती हैं, ठीक है, अपॉइंट करने में आर्बिट्रेटर्स विद इन दी 30 डेज, जब जिस दिन रिक्वेस्ट भेजी गई है अपोजिट पार्टी को कि भाई जो आर्बिट्रेटर है उसे अपॉइंट करो, और उसके 30 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट नहीं होता है, या दूसरी सिचुएशन है कि अगर 2 आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट कर लिया गया है और उन 2 आर्बिट्रेटर्स को ये ड्यूटी दी गई है कि आप प्रिसाइडिंग आर्बिट्रेटर अपॉइंट करिए, वो फेल कर जाते हैं, तो यहाँ पे जो चीज़ याद रखने वाली है कि आपको 30 दिन याद रखना है। 30 दिन का टाइम पीरियड है, 30 दिन में आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करना है। इन दैट केस अगर आप नहीं अपॉइंट कर पाते हैं तो ये पावर दे के रखी गई है सुप्रीम कोर्ट को, ये आपको याद रखना है। ये आया है आपका 2019 अमेंडमेंट से। अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन है तो यहाँ आपको सुप्रीम कोर्ट अपॉइंट करके देगा, और अगर हाई कोर्ट है, अगर अदर देन इंटरनेशनल कमर्शियल मैटर है तो वहाँ आपको ये हाई कोर्ट की ड्यूटी है, ठीक है। ये आपको इतना याद रखना है। फिर आपको इतना याद रखना है कि सेक्शन 11A प्रोवाइड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को एक पावर देता है। क्या पावर? वो 4th शेड्यूल में अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो हो सकता है प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ले कि विच अथॉरिटी हैज़ बीन गिवन द पावर टू मेक अमेंडमेंट इन 4th शेड्यूल, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि इट इज़ द पावर गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। फिर कुछ सेक्शन है जो इतने खास इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे वो स्क्रीन पे आपके शो में आपको नाम पढ़ के सुना देती हूँ। सेक्शन 12 है, जैसे ग्राउंड फॉर द चैलेंज ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द आर्बिट्रेटर है, आप इसको एक सिंपल बेयर एक्ट रीडिंग दे सकते हैं। फिर उसके बाद आपका सेक्शन 13 चैलेंज प्रोसीजर की बात करता है। बेसिकली आपका यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो चैप्टर 4 है, जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, जब हम देखते हैं। ओके, फिर आपका चैप्टर नंबर 4 है जो सेक्शन 16 और 17 जिसमें इंक्लूडेड है। इसमें आपका सेक्शन नंबर 16 ने बस इतना दे रखा है कि जो आपकी आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन होगी, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होगी, वो अपने उनके जुरिस्डिक्शन में वो जैसा चाहें दे कैन डू, बट वो अपनी उनको अथॉरिटी जो है वो एक्सीड नहीं करनी होगी, ठीक है। और जो आर्बिट्रेशन क्लॉज है, जो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उसको इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। और जो डिसीजन है, ठीक है, डिसीजन है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का, कि मान लीजिए उन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई जो कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है वो नल एंड वॉइड है, ठीक है। तो इसका मतलब जैसे, क्योंकि अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि अगर
पार्टी चाहे तो अपने कॉन्ट्रैक्ट में ही आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट इंक्लूड कर सकती है या वो सेपरेट अग्रीमेंट बना सकती है। अगर आप सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो वो कहता है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट प्रोवाइडेड, हो सकता है वो कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा हो बट उसको ऐसा माना जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट एक अग्रीमेंट है। तो इस केस मान लीजिए कोर्ट ने मतलब आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया, तो इस नलिटी का असर उस आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट पे नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर अगर जुरिस्डिक्शन को लेके कुछ ऑब्जेक्शन है तो ये आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ही डिसाइड करेगी। ओके, तो दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 16। 17 वेरी इंपॉर्टेंट, हमने अभी इसको कंपेयर किया था सेक्शन नंबर 9 से, जो बात किया था इंटरिम मेजर दैट वाज ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट, यहाँ पे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अवॉर्ड करता है। सिमिलर चीज़ है, कुछ डिफरेंस नहीं है। सेक्शन 17 देखें तो उसमें भी यही चीज़ है कि जो इंटरिम मेजर्स है दैट कैन बी आस्क बाय द पार्टी फ्रॉम द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, वही सेम चीज़ है गार्डियन अपॉइंट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस इसमें इतना याद रखना है कि ट्रिब्यूनल द्वारा इंटरिम मेजर्स कहाँ ऑर्डर किया जाता है, तो दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन नंबर 17। सेक्शन 18, ठीक है, सेक्शन 18 यानी कि चैप्टर 5 है जो बात करता है कंडक्ट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। सेक्शन 18 आपको इक्वल ट्रीटमेंट देता है कि भाई पार्टीज़ को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कुछ भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पे। ओके, सेक्शन 19 बात करता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसमें से जो हमेशा आता है वो एक ही क्वेश्चन है कि भाई कौन से लॉ से बाउंड नहीं है, तो सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट से ये बाउंड नहीं है। आप देख सकते हैं द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और द इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872। ठीक है, तो सीपीसी 1908 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 से ये बाउंड नहीं है। पार्टीज़ फ्री हैं, वो चाहे तो अपना प्रोसीजर अप्लाई कर सकती हैं, मतलब अप्लाई कर सकती हैं यहाँ पे, तो इतना आपको याद रखना। फिर सेक्शन 20, 21 सब छोटे छोटे सेक्शन है। प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन पार्टीज़ के ऊपर है कि वो फ्री हैं अपने प्लेस को डिसाइड करने के लिए, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। सेक्शन 21 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। यहाँ पे क्या होगा कि जिस दिन रिस्पोंडेंट है, ठीक है, उसको नोटिस रिसीव हुई है, उसको रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है, उस दिन से आपका आर्बिट्रल प्रोसीडिंग कमेंस होता है। तो सेक्शन 21 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं, अपने बैराक पे आप टिक लगा सकते हैं कि सेक्शन 21 प्रोवाइड दैट द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग in respect of the particular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to the arbitration is received by the respondent. Section 21 देख सकते हैं, unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceeding in respect of the particular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent. ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछता है कि किस दिन से शुरुआत होगी, तो जिस दिन रिस्पोंडेंट को नोटिस मिली है। फिर आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन नंबर 34, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो अलग सा बना के ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, आप उसको चाहो तो देख सकते हो। यहाँ पे हम थोड़ा बहुत यहाँ पे बस डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 34 में क्या है, एप्लीकेशन फॉर सेटिंग द आर्बिट्रेशन अवार्ड। जो भी आपको आर्बिट्रल अवार्ड मिला है आप उसको सेट असाइड करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। डिटेल में आप देख सकते हैं उस वीडियो को जो मैंने अपलोड किया है। यहाँ आपको इतना याद रखना है, एक टाइम पीरियड आपको याद रखना है, वो है आपकी, तो इसका टाइम लिमिट जो आपको याद रखना वो है कि जिस दिन भी मतलब आर्बिट्रल अवार्ड सुनाया गया है उसके मैक्सिमम 3 मंथ के अंदर, ठीक है, 3 मंथ के अंदर आपको एप्लीकेशन देनी होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ सेटिंग असाइड। ठीक है, दैट शुड नॉट बी मेड, ये आपको याद रखना है कि एप्लीकेशन किसी भी हाल में आफ्टर 3 मंथ हैव elapsed फ्रॉम द डेट ऑन विच द पार्टी मेकिंग द एप्लीकेशन हैज़ रिसीव द आर्बिट्रल अवार्ड। ठीक है, जिस पार्टी ने एप्लीकेशन देना है उसको जिस दिन रिसीव हुआ है उसके मैक्स टू मैक्स 3 महीने के अंदर आपको एप्लीकेशन डालनी होगी फॉर द पर्पज़ ऑफ द सेटिंग असाइड। सेक्शन 34 को आप डिटेल में देख लीजिएगा। ओके, अब हमने सारे लगभग मेन प्रोविजंस देख लिए हैं जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर फ्रेम होते हैं, स्टार्टिंग सेक्शन से फ्रेम होते हैं। अब हमें थोड़ा थोड़ा बस सबका एक क्विक रिवीजन लेना है, इसलिए मैं आपको बेयर एक्ट के थ्रू नहीं, ऐसे ही एक आप चाहो तो अपनी बेयर एक्ट अगर आप ओपन रखो तो उसके थ्रू आप देख लेना। ठीक है, अब आपको देखना है चैप्टर नंबर 8 जो बात करता है फाइनलिटी एंड द एनफोर्समेंट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। सेक्शन 35 जो है आपको बस इतना याद रखना है कि भाई ठीक है फाइनल अवार्ड है, बाइंडिंग हैगा सारी पार्टीज़ पे,
ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसको एनफोर्स वैसे ही कराया जाएगा जैसे सीपीसी में जब हमने पढ़ा है डिक्री जैसे एनफोर्स कराई जाती है, वैसे ही आपका आर्बिट्रल अवार्ड भी एनफोर्स कराया जाएगा। तो सेक्शन 8 में आपको जो समझना है वो ये है कि फाइनल और बाइंडिंग होती है और उसको एनफोर्स कराया वैसे ही जाएगा जैसे डिक्री होती है। चैप्टर नंबर 9 डील करता है अपील से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सब जानते हैं कि अपील आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जहाँ पे स्टैट्यूटरी प्रोविज़न दे रखा है अपील करने की, आप वहीं अपील कर सकते हैं। अपील करने के लिए हो सकता है, आपको बस इतना याद रखना है, सेक्शन 37 आप रीड कर लीजिएगा। कुछ ग्राउंड्स दे रखी हैं जिस पे आप अपील कर सकते हैं। सेक्शन 8, 9 और 34 में अब कुछ अगर ऑर्डर पास हुए हैं तो उसमें अपील कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये याद रखना है आपको कि सेकंड अपील नहीं होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सीपीसी में हमने सेकंड अपील पढ़ा है, तो आपको ये याद रखना है कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट में सेकंड अपील का प्रोविज़न नहीं है, बट आपका राइट नहीं लिया जाएगा जो भी आपके पास राइट टू अपील है सुप्रीम कोर्ट के लिए। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 ऐसे ही मिसलिनियस है, आप उसको चाहो तो एक बार देख सकते हो, इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 1A वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपका 2019 से आया है। इसके लिए अलग वीडियो है जो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2019 पार्ट 1A का ही उसमें जिक्र हुआ है, आप उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपका आता है पार्ट 2। यहाँ से बिल्कुल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिहार पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं इंपॉर्टेंट है। आपको बस इतना याद रखना है, 2 चैप्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 बात करता है न्यूयॉर्क कन्वेंशन अवार्ड की। दोनों अगर आपने एक भी रीड कर लिया तो दूसरा के काम हो जाएगा, दोनों में सिमिलर है। पहला चैप्टर 1 न्यूयॉर्क कन्वेंशन की बात करता है, चैप्टर 2 जेनेवा कन्वेंशन की बात करता है। चैप्टर नंबर 3 बात करता है कंसिलिएशन की। ठीक है, कंसिलिएशन की बात होती है इसमें, दो पार्टी अगर चाहे तो कंसिलिएशन के थ्रू भी मैटर सॉर्ट आउट कर सकती है। ये आपको देखना होगा। पार्ट 3 है, ये आपका सेक्शन नंबर 61 से लेके 81 तक है। कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ जगह इतना इसमें से क्वेश्चन फ्रेम नहीं होते हैं। आप टाइम पीरियड देख सकते हैं, सेक्शन 62 में दे रखा है कि जो पार्टी कंसिलिएट करना चाहती है वो दूसरे पार्टी को नोटिस भेजती है, रिक्वेस्ट करती है कि आप एक्सेप्ट करें, और 30 दिन के अंदर उसको एक्सेप्ट करना होता है। अगर नहीं एक्सेप्ट करती है तो यहाँ पे वो रिजेक्ट करा जा सकता है। ठीक है, फिर इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पार्ट 4 लास्ट है आपका सप्लीमेंट्री प्रोविजन। इसमें हाई कोर्ट को पावर दे के रखी गई है कि वो प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग लॉज बना सकती है, और 84 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे के रखी गई है कि वो क्या करती है, इस एक्ट को कैरी करने के लिए अपना प्रोविजन बना सकती है। तो ये आपका स्टार्टिंग के सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्ट 1 एंड 1A। और 2, 3 में कुछ भी उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अपने लिए रीड करना चाहो तो कर सकते हो। इट विल बी बेटर कि अगर आप रीड कर लो जो इंपॉर्टेंट चीज़ था, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, यहाँ हमें ये पूरा एक्ट को डिटेल में नहीं ख़त्म करना था, रिवीजन करना था। उस हिसाब से मैंने अपना बेस्ट किया, और आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।